बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। बहुत अहम मौजू, खासतौर पर सर्दियों के हवाले से आग लगने के वाकयात। कराची में अगर हम बात करें तो सर्दियों में पै दर पे आग लगने के वाकयात देखे जाते हैं। खासतौर पे अगर मैं बात करूं हाई रेस बिल्डिंग की, हाई राइज बिल्डिंग में जब आग लगती है, अगर वो ग्राउंड से आग लगती है तो ऊपर फैलती है आग, और फैलते फैलते पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लेती है। किस दर्जे की आग होती है, कितनी अकसाम की आग होती है, और आग कितना बिल्डिंग को मुतासिर कर सकती है, खासतौर पर उसकी बुनियाद को, और वो बिल्डिंग कितनी खतरनाक हो सकती है। अच्छा, अगर हम बात करें आग की 2016 के कानून की, पाकिस्तान में ये एक बड़ा ही अलमिया था कि 2016 से पहले कोई कानून फायर सेफ्टी के हवाले से बना ही नहीं था। मतलब जितनी बिल्डिंग्स बन रही थी वो फायर सेफ्टी के हवाले से उसका कानून कोई पास हुआ ही नहीं था, कोई कानून ही नहीं था। कोई जो चाह रहा है, जैसे चाह रहा है बिल्डिंग्स बना रहा है। लेकिन 2016 का एक कानून पास हुआ, 17 में अमल दरामद हुआ। कितना अमल दरामद हो रहा है, वो कानून क्या है, उसमें क्या चीजें रखी गई हैं बिल्डिंग्स में, वो आज हम बात करेंगे। और खास तौर पे हम बात करेंगे कि जो आग लगती है, जो निकलने के रास्ते हैं, वो कितनी अहमियत रखते हैं निकलने के रास्ते। क्योंकि एक इंसानी जिंदगी जिसको आग से बचाया जाए वो बड़ा अहम है, बड़ी अहम है इंसानी जिंदगी। तो उसके लिए, उसकी सेफ्टी के लिए क्या किया जाए। क्योंकि अगर मैं फ्लैट्स की बात करूं, जो कराची में फ्लैट सिस्टम अगर हम देखें तो सर उठाएं तो जगह जगह फ्लैट्स ही नजर आते हैं, और एक एक बिल्डिंग में 100-100 मकानात देखे जाते हैं। अगर एक प्रोजेक्ट की बात करें, 500-500 मकानात भी उसमें फ्लैट्स होते हैं, और लोग, फैमिलियां रह रही होती हैं, 4-5 अफराद एक फैमिली में होते हैं। तो कितना जरूरी है उनको उस आग से बचाना। और आग में जो दम घुटने का मामला होता है, खासतौर पे जब धुआं फैलता है, उससे कितनी इमवात होती है, कितना खतरनाक होता है वो धुआं। उसमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो खास तौर पे फेफड़ों को फौरी तौर पे मुतासिर करके और लोगों का दम घुटने से ज्यादा इमवात वाक़ई होती है। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के माहिर मौजूद हैं, और मैं अगर बात करूं डॉक्टर इमरान ताज की, तो पाकिस्तान के पहले पीएचडी हैं जिन्होंने फायर प्रोटेक्शन पे पीएचडी किया। तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ा नाम है इमरान ताज साहब का। और अगर मैं बात करूं, हजारों लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, और अब उस कानून के हवाले से भी इन्होंने ही इस पे काम किया। 10 साल वर्किंग की। पाकिस्तान में जब जलजला आया 2005 में, तो उसके बाद इस पर काम किया गया। फायर प्रोटेक्शन के हवाले से, बिल्डिंग की प्रोटेक्शन के हवाले से भी काम किया गया, लेकिन फायर प्रोटेक्शन के हवाले से खासतौर पे काम किया गया। फैक्ट्रीज में आग लगने के वाकयात, उस पर भी इन्होंने कानून इसलिए पास किया गया कि लोगों की जानों को बचाया जाए। और घरों में जो आग लगती है, उसको हम किस तरह बुझा सकते हैं। अगर हमारे घर में अचानक किचन में आग लग गई है, या सिलेंडर फट गया है, या सिलेंडर में आग लग गई है, तो उसको किस तरह बुझाया जाए। इस पे भी हम अवेयरनेस पे भी थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ा अहम मौजू है कि अगर घर में मामूली आग लग गई है तो हम उसको किस तरह बुझाएं। मतलब बहुत ज्यादा परेशान ना हो। अगर हमारे पास, हमें मौजूद होगा कि हमें पता होगा कि किस तरह आग बुझाई जाती है और किस तरह इस पर काबू पाया जा सकता है, और अगर किसी एक बंदे को आग में लपेट गया है वो, तो उसको किस तरह बचाया जा सकता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, और हमारे प्रोग्राम का नाम ही आगाही है। तो हम अपने लोगों को आगाही देंगे कि किस तरह जो है वो लोगों को की जान बचाई जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू सो मच। इमरान भाई, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में कानून का जो काम किया वो आपने किया सबसे पहले 2016 में, और इससे पहले हमारे पास कोई कानून ही नहीं था फायर सेफ्टी के हवाले से, और ना ही बिल्डिंग्स बना दी जाती थी, लेकिन फायर सेफ्टी पे कोई काम नहीं होता था। देखिए, बिस्मिल्लाह, पहली बात तो थैंक यू आपका और आपके सारी टीम का और उन लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं। पहली बात, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। कानून मैंने बनाया नहीं, मैंने कानून को सपोर्ट करी और आज तक कर रहा हूँ। क्योंकि एक बंदे का काम नहीं है, किसी ने रेफरेंस दिया, किसी ने PC1 बनाया, किसी ने कुछ जोड़ा। मतलब मैं जब ये पास हुआ उस क्रिकेट में ले सकता हूँ कि उसमें प्रेसिडेंट ऑफ फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन था, कि जब ये काम हो रहा था हमारे एसोसिएशन के बंदे वहाँ जा रहे थे। हमारे साथ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो काम कर रहे थे, हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद थी। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता खाली मैं खिलौता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो फील्ड में मौजूद थे। हाँ, लेकिन क्योंकि वो किसी न किसी इदारे से मुंसलिक थे,
तो वहाँ से पार्ट टाइम में आते थे, मैं फुल टाइम जाके मैंने करा जो मैं कर सकता था। जो मेन चीज़ थी कि मेरा जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि जब मैं इंग्लैंड गया और मैंने जाके फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग पढ़ी, तो मुझे पता चला कि फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग भी होती है। हमारे पास हमको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिलेगा, सही। मैकेनिकल इंजीनियर मिलेगा, सिविल इंजीनियर मिलेगा। ऐसा ही है, अब तीर मारे तो कंप्यूटर इंजीनियर मिल जाते हैं, ऐसा ही है। लेकिन फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर नहीं है पाकिस्तान में। तो फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग जब मैंने यूके जाके पढ़ी और करा और जब पाकिस्तान आया तो मुझे पता चला यहाँ तो किसी को मालूम ही नहीं है। अच्छा, बैड लक है, जो बुक्स मैंने यूके से ली वो भी इंडिया में प्रिंट थी, मतलब इंडिया इज मोस्ट फार अवे फ्रॉम अस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इंडस्ट्री। सही। तो फिर मैंने फोकस करा, फिर मैंने फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ज्वाइन करी, जो एनजीओ थी जिस पर मैं काम करा, इसमें मैंने बहुत काम करा, जिसमें मुझे खुशियाँ भी बहुत मिली, मुझे भी बुराइयाँ भी बहुत आई, लेकिन बात सारी ये थी कि हमने वो लॉ को स्टिक करके पकड़ लिया कि अब तो लॉ आ गया। सही। जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्या था, पहले ये था कि 1957 के अंदर सिविल डिफेंस का एक लॉ था फायर का, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके सीडीए ने और जो बिल्डिंग कोड ऑफ ये थे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल वाले, इन्होंने 2002 का कुछ एक्सट्रैक्ट करा था एनएफपी से कि हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। सही। प्रॉपर SBCA की बात करें, एसबीसी ने, लेकिन प्रॉपर कोई गाइडलाइन नहीं थी। तो ये हुआ कि जब 2005 में ज़लज़ला आया तो फिर इंटरनेशनल फंडिंग भी आई, पब्लिक भी आई, इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी बना, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और एनडीए को इन्वॉल्व किया गया कि भाई आप सेफ्टी पे काम करें। तो इन्हें बहुत तीर मारा कि अर्थक्वेक पे और फ्लड पे काम कर दिया। फिर उसमें चीज़ मिसिंग थी फायर की, तो फिर फायर के लोगों को जमा किया गया, उनसे इनपुट लिया गया, सिविल डिफेंस से इनपुट लिया गया, एट द एंड हर इदारे से पूछा गया हम क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद फाइनल ये हुआ कि एनएफपीए को इंडोर्स कर देगा, जो कि यूएसए का स्टैंडर्ड है, जो गाइडलाइन है, जो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन यूएसए, एनएफपीए कहते हैं उसको। तो जो ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो अब यहाँ नॉलेज ही किसी को नहीं थी, नॉलेज ही नहीं थी। सही। अब पाकिस्तान जिन काउंसिल भी जाएं तो वो ये नहीं कहते हमने सर्टिफिकेट इशू कर दिए, क्योंकि दे आर नॉट वेरी मच अवेयर कि सेफ्टी में प्रोविजन क्या है। सही। तो जो 5 गाइडलाइन है जो हम सबको सिखाते हैं वो ये है कि 2 एग्जिट होने चाहिए डायगोनल। डायगोनल से मतलब है एक ही दीवार पे 2 एग्जिट नहीं, एक ही दरवाजे पे, एक ही दरवाजे पे, सही। ताकि अगर आग लगे ये पाथ कॉम्प्रोमाइज हो, दूसरे पाथ से निकल जाए। सही। तो ये डायगोनल एग्जिट मैंडेटरी कर दी गई, समझा दिया गया उनको कि भाई ये तुम चेक कर लो कम से कम। उसके बाद एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो पोर्टेबल होता है कि आग लग जाए तो आप साथ लेके जाए ताकि आग बुझाते हुए बाहर निकल जाए, ताकि आपका एक्सेसिबल बन जाए। तीसरी चीज होती है हाई राइज बिल्डिंग में फायर लिफ्ट, कि अगर आग लगे तो फायर लिफ्ट वो चीज होती है जो फायरमैन आके यूज करेगा। अच्छा, वो लिफ्ट अलग होती है, फायर लिफ्ट होती है। 100% वो लिफ्ट की सिस्टम अलग होता है, जो हम लड़ते हैं आर्किटेक्ट से कि उसका पावर बैटरी जो होती है वो अलग होनी चाहिए, बिल्डिंग से सेपरेट होनी चाहिए। सही। उसके अंदर आपको कंट्रोल जो होता है चाहिए वो इंसिडेंट कमांड सेंटर से होना चाहिए, मतलब उसकी एसओपी है जो लोकल कोड में एनएफपी के अंदर हम मानते हैं कि हमारे बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है चैप्टर सो एंड सो के अंदर की चीज होनी चाहिए जो लोकली इंडोर्स है। सही। तो ये चीज हो गई। 5वीं चीज उसके अंदर फायर का सिस्टम होना चाहिए जिसको स्प्रिंकलर कहते हैं, जो खुद आग बुझा दे। सही। खुद आग बुझा देगा तो बंदूक की जरूरत नहीं है। जब ये स्प्रिंकलर लगाने शुरू किए तो इंटरनेशनल रिसर्च जो एनएफपी की थी उसने कहा कि 90% हमने लोगों की जान बचाई। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी, वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ सेफ्टी। लाइफ सेफ्टी कि उन्होंने बोला जब स्प्रिंकलर लग जाते हैं वो जहाँ हीट मिलती है वहीं पे फटते और आग बुझा देते हैं, तो ये कंट्रोल बोला, इससे हमें रिजल्ट मिला। तो पूरा इंटरनेशनल पूरी एनएफपी के हिसाब से जिधर भी चले जाएं आपको स्प्रिंकलर नजर आएंगे, जो कि 130 साल पहले लॉ बना था। ये जो एनएफपी बनी है ये बनी स्प्रिंकलर बनाने के लिए थी। आप सोचें, सही। 130 साल 130 साल पुराना लॉ हमने इम्प्लीमेंट कर दिया जिसमें पहली चीज स्प्रिंकल थी। मुझे आप बताएं आज पाकिस्तान में किस बिल्डिंग में स्प्रिंकल है, स्वयं उनके जिन चंद ने कर दिया, मतलब क्राइम फॉर 2 जिन अचीव कर लिया। लेकिन आप मुझसे पूछिए कि 97.7% बिल्डिंगों में नहीं है। जो 130 साल पहले लॉ हमने करा, तो कितना जरूरी है स्प्रिंकल लगना। स्प्रिंकल है क्या ये समझ ले, बहुत अच्छी चीज है। हाँ। स्प्रिंकल का कॉन्सेप्ट ये हुआ था कि जब 130 साल पहले अमेरिकन में सब गोरे बैठे थे, उन्होंने सोचा कि यार आग लगती है हम पानी ऊपर लेके जाते हैं, तो ऐसा कर लो कि पाइप डाल दो, आग लगे तो पानी का पाइप हो। ये कॉन्सेप्ट रखा गया इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरफ से 130 साल पहले कि एक पाइप पहुंचा दो बिल्डिंग के अंदर ताकि उसके अंदर आग के लिए पानी मौजूद हो। अच्छा, जबरदस्त तो सिस्टम बस ये तो। ये 130 साल पहले उन्होंने सोचा और इम्प्लीमेंट करते हुए सारे प्लम्बर बैठे, उन्होंने साइज डिफाइन करे कि 8 इंच का आएगा, फिर 6 इंच का होगा, फिर 4 इंच का होगा, फिर 2 इंच का होगा, फिर फाइनल जो डिस्चार्ज होगा वो 2 इंच का या 1 इंच का होगा। तो सबने इस पे एग्री कर लिया कि अब हम स्प्रिंकल ऐसे लगाएंगे। तो स्प्रिंकल का मतलब है आपको फायर फाइटर की जरूरत नहीं है, आपके स्प्रिंकल लगे में खुद ही उसमें एक बल्ब लगा होता है, जब हीट होगी खुद ही फटेगा और पानी निकलना शुरू हो जाएगा। जो बच्चे आज के सब बाहर से पढ़कर आए हैं, हर स्टेट का बच्चा बाहर से पढ़ कर, सबको पता है स्प्रिंकल क्या है, लेकिन उनको तुम्हारी बिल्डिंग में स्प्रिंकल है
तो दे आस्क मी क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, या अफोर्ड तो बात ये कि मैंडेटरी चीज है। आप पार्किंग अफोर्ड कर सकते हैं, आप जो अपने जबरदस्त स्टाइल लगाए अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन है, बिकता है दिखता है। तो ये चीज तो बाय लॉ आपकी बिल्डिंग का हिस्सा है। तो इस बात को रखते हुए फिर 2016 में ये लॉ इम्प्लीमेंट हुए, जिसके बाद 2017 में प्रेसिडेंशियल लॉ पास हुआ, जो मनमोहन सिंह साहब ने पास करा था प्रेसिडेंट ने, कि इम्प्लीमेंट होगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस को इंडोर्स किया था। एनडीए मैंने उठा के पूरा ये सिस्टम उठा के एनएफपीए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को दे दिया था कि वायलेशन ऑफ दिस इज वायलेशन ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। सही। क्या बिल्डिंग मत बनने देना जहां ये चीज प्रोविजन नहीं है। मतलब नहीं ये आज लगा 2016 2026 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ। तो इन 10 इयर्स के अंदर अथॉरिटी टोटल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को दे दी गई थी। अच्छा, अब एक पाकिस्तान में फड्डा ये है कि लोग ये बोलते हैं AJH, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि आप AJH से परमिशन ले लें, AJH पता कर लें, एरिया हैविंग जुरिडिक्शन। तो ये कौन है, क्या है, किस तरीके से। जब मैं अभी मेरी मुलाकात हुई थी दुबई के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट एफपी के, मैंने कहा जो मैं समझता हूँ कि AJH जो होता है, जिसका अथॉरिटी हो, वो उसका मतलब जो होता है, उसका मतलब स्टेट होता है, या उसका मतलब ओनर होता है, या उसका मतलब वो बंदा जिसका चाबी हो। सही। क्योंकि हमने इंग्लैंड में पढ़ा था कि मैं जब गया था तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मैं फायर डिजाइन कर रहा था, मेरा थीसिस कैसा था, क्या मुझे पता है कि बिल्डिंग का जिम्मेदार कौन होगा, और अगर बिल्डिंग जो है XYZ हो, तो मैंने कहा जैसे मिसाल के तौर पर एडी की बिल्डिंग है कोई, तो अगर एडी की बिल्डिंग में आग लगे तो उसके लिए FIR में एडी का नाम जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, तो वो लॉ ये सपोर्ट क्या करता है, मेरा ये सवाल था जो मैंने यूके में पूछा अपने BS 99 के लिए। सही। तो उसमें उन्हें बताया कि लॉ ये कहता है जिसके पास चाबी है ना वो जिम्मेदार। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उसी से शुरू की, उससे पूछा जाएगा क्या तुमने यहाँ की फायर की रिस्क असेसमेंट की थी। रिस्क असेसमेंट का मतलब ये कि आपने देखा आग लग सकती है, तो आपने बोला हाँ मैंने की थी। सेकंड, आपने इसके लिए कोई इम्प्लीमेंट लिया था, उसने अगर लिया हुआ तो जवाब दे देगा, नहीं लिया हुआ तो क्यों नहीं लिया हुआ था। अच्छा, इसलिए नहीं लिया था कि आपको पैसे नहीं दिए थे। हाँ जी, पैसे किसने पैसे नहीं दिए थे? मैनेजर ने। अब मैनेजर बुला लिया जाएगा। मैं आपको बताऊं इंटरनेशनल सिस्टम। सही। अब अगर मैनेजर बोलेगा कि मैंने तो आगे बोला सेट ने पैसे नहीं दिए, अब सेट की FIR कटेगी। मैं आपको इंटरनेशनल सिस्टम बता रहा हूँ। सही। तो जब ये लॉजिक मेरे ध्यान में, तो मैं समझ गया AJH का मतलब पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सही। हम कंसल्टेंट, हम फायर फाइटर, हम सिविल डिफेंस, हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, हम सब AJH नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू द लॉ जो मैंने पढ़ा हुआ है। AJH वो जिम्मेदार है, क्योंकि अगर आग लग गई तो FIR कटेगी सेट की, FIR कटेगी ओनर की। हमारे तो प्रैक्टिकली देखा है कि अगर फला इसमें आग लगी तो FIR की कट गई उसके अंदर। तो AJH कौन हुआ? AJH वो हुआ जो ओनर है। अब इसको लेके पूरे पाकिस्तान में बहस है कि AJH वो सिविल डिफेंस है। अरे AJH वो बंदा है जो जिम्मेदार है। अब उसको आपने बताना है कि भाई ये हमने करा है, ये हमसे नहीं हो रहा। लेट्स से कि ये इस दीवार को हम नहीं तोड़ सकते, ये पिलर की थी, हमने AJH को लिख दिया। अब AJH का काम है, क्योंकि उसको पता है कि ये वायलेशन कर हो गई है, तो वो उसको ऑल्टरनेट निकाल के देगा, क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। सही, बिल्कुल सही। सिविल डिफेंस थोड़ी पैसे देगा क्या कर दो। तो कॉन्सेप्ट बड़ा मसला है यहाँ पे कि जितने भी 30 मार खाने हैं, हर किसी ने कुछ और चीज बनाई हुई है। लेकिन अब प्लेन समझे कि क्वेश्चन आंसर सिंपल सा है कि अ पर्सन हु इज गेटिंग द प्रॉफिट, ही इज रिस्पॉन्सिबल। मतलब अगर मेरे पास हलवा आएगा तो जब पकड़ने आएंगे तो जवाबदारी भी मेरी होगी। तो हम ये चेक करते हैं हलवा जा कहाँ रहा है, और उसको जिम्मेदार बनाते हैं। तो AJH है वो ये है। तो ये जो लॉ बनाया गया 2016 में इम्प्लीमेंट हुए, तो उसमें मेन फोकस जो था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी प्रोविजन इम्प्लीमेंट करेंगे, जो 2016 के थे, जिसका मेन मकसद जो था वो ये था कि अगर बिल्डिंग बनाई जाए तो उसके अंदर एक फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर मौजूद हो, फायर प्रोटेक्शन आर्किटेक्ट मौजूद हो, जिसको फायर प्रोटेक्शन पता हो। जब मैं इंग्लैंड गया तो मैं मेरे आपके ऑफिस गया, नाम से बोला कि आपको पता है कि हमारे इंग्लैंड के अंदर जो आर्किटेक्ट तैयार होते हैं, इनको फायर कितना पढ़ाया जाता है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो मैंने कहा कि कितना, कहने 3 घंटे बस। टोटल उनको 3 घंटे पढ़ाया जाता है फायर के बारे में। तो जिसने 3 घंटे पढ़ा हुआ बिल्डिंग के अंदर, वो फायर की क्या चीज डिजाइन कर सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये उसको दे दो, क्योंकि सारे प्लम्बिंग का काम है, MEP वाले को दे दो। MEP वाले कह रहे 2 पाइप तो जा रहे हैं, मैं 1 पाइप और डाल देता हूँ। लेकिन क्या कंप्लायंस मीट कर रहा है? क्या मैं उस शाफ्ट से जिसमें इलेक्ट्रिक के वायर जा रहे हैं
फायर का पाइप जाने दे सकता हूँ? नहीं दे सकता ना। नहीं। सोर्स के साथ कैसे मैं डाल दूँ? तो पाकिस्तान में तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो जी आप आके हमारी बिल्डिंग सर्वे करें, हम सर्वे करने गए, उन्होंने एक ही शॉप में फायर फाइटिंग पाइप भी डाला हुआ, इलेक्ट्रिक पाइप भी डाला हुआ, दूसरा पाइप भी डाला हुआ कि अगर लीक भी होगा ना तो इलेक्ट्रिक पे जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा, धमाका होगा, सारे पाइप फट जाएंगे, तो फायर फाइटिंग पाइप कैसे चलेगा? कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे यहाँ फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर की वैल्यू नहीं, बल्कि किसी को पता नहीं फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग भी कुछ चीज होती है। सही। जब मैं बोलता हूँ फायर लाइफ सेफ्टी इंजीनियरिंग मैंने की हुई है, फायर लाइफ सेफ्टी कंसल्टेंसी हम दे रहे हैं, तो मैं इंटरनेशनल मैटर से बात कर रहा हूँ। अब माशाल्लाह ये है कि मुझे एनएफपी ने ऑथोराइज कर दिया है कि आई कैन ऑथोराइज फॉर द फायर लाइफ सेफ्टी ट्रेनिंग, कि मैं यहाँ पढ़ाऊंगा पाकिस्तान के अंदर या अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ की मुझे परमिशन दी हुई है, नबी सब मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान की दी हुई है, मैं वहाँ पढ़ाऊंगा, उसके बाद एग्जाम ऑनलाइन दिलवाऊंगा और सर्टिफिकेट यूएसए से आएगा। तो जो मेरे पास 600 स्लाइड्स उन्होंने मुझे भेजी हैं, मैंने पढ़ा है, मैंने दोबारा पेपर दिया है, मैंने स्पेशलाइजेशन किया है, मेरी डॉक्टरेट है, उसके निचोड़। आप बात समझ रहे हैं? जब मैंने ये अनाउंस करके बोलता हूँ कि भाई हम ये एनएफपी करा रहे हैं, यूएसए का सर्टिफिकेट आएगा, सब पूछते हैं हाँ हमें इसका फायदा क्या होगा? पहला फायदा तो भाई ये, अगर आप एनएफपी कंप्लायंस पाकिस्तान में बन गए तो पूरा मिडिल ईस्ट आपको उठा लेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर सीए फीस की बड़ी वैल्यू है। सेकंड, अबव ऑल पाकिस्तान के अंदर अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कराए तो यहाँ लोगों को मालूम ही नहीं है। अगर आपको मालूम होगा तो फायदा होगा। और कॉस्ट कितनी, इसकी एक्चुअल कॉस्ट आती है $1500 पर पर्सन। इसमें भी मैंने बोला कि हम स्पॉन्सर कर देंगे, हमने इसमें भी स्कॉलरशिप चलाई, लेकिन रिजल्ट ये है कि जो लोग इस फील्ड के हैं वो आगे पढ़ना नहीं चाहते, या मैं समझता हूँ मैं लिटरेसी रेट इतना हाई है, इलिटरेसी रेट के बंदा कहता है कि मैंने जो करा ना मैं अकेले कुल हो गया। मैं एक आपको क्लियर बता दूं कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट कहते हैं कि जिसकी आवाज अच्छी है ना बस उसकी चीजें सबसे बेस्ट है। रीजनल बात बता रहा हूँ, कारी साहब की आवाज बहुत अच्छी है, ठीक है कारी साहब की आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन वो किरत के लिए, हुनर के लिए तो आप उनके पास जाए जिन्हें 100-150 तफीमें पड़ी हो। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि हम इस डिटेल में नहीं जाते हैं कि क्या है, बस जिसकी चीज अच्छी लगी उसे फॉलो कर ले। मैं ये बोलता हूँ क्रेडेंशियल चेक करें, एनएफपी को चेक करें, एनएफपी की चीजें पढ़ें। अब तो सब चीजें ऑनलाइन आ गई हैं। ऐसा ही है। अब तो चैट जीटीपीटी जब से शुरू हुआ है लोग तो हमसे पूछते भी नहीं, कहते सर चैट जीटीपीटी बोला ये सही है गलत है, तो 80% गलत होता है, क्योंकि चैट जीटीपी के अंदर जो फीड हुआ होता है उसी का वो रिजल्ट निकालते हैं। तो उसमें फीड किसने करा है? उसमें फीड हुआ है लोगों के, लोगों ने फीड कर, ट्रेनिंग ही नहीं थी उसने किया। जो मेरे इस रीजन के थे ना, जब हम चैट जीटीपी पहले रीजन वाइज आंसर निकालता है, आप समझ रहे हैं? तो वो सारे वो जितने भी माठे थे ना सबके आंसर जमा करके आपको दे देगा। फिर वो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा चीजें होती है कि कॉपी पेस्ट होता है, तो आपको ऑथेंटिक चीज नहीं मिलेगी। तो चैट जीटीपी से पूछने का भी तरीका है कि आप लिखते हुए साथ में आप सेमीकोलन के अंदर लिख दें कि मैं एनएफपी 2010 जो भी रिकमेंडेशन है ये BS9 का ये चैप्टर से मांगता हूँ, तो आपको एक लाइन एक्यूरेट वहां से उठा के देगा। सही। तो बात ये है कि चैट जीटीपी आपको डिबो देगा अगर आप समझेंगे कि एआई आने के बाद आपको इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है या आपको कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। अब सारी बात घूम फिर के बात आ जाती है लाइफ सेफ्टी, बिल्डिंग्स की, घरों की। आपने मुझसे बोला कि कराची जो हाई राइज बिल्डिंग में आता है, सबसे पुरानी जो हाई राइज बिल्डिंग कहलाती है वो न्यूयॉर्क की कहलाती थी। तो न्यूयॉर्क के अंदर पुरानी बिल्डिंग्स देखिए, पुरानी बिल्डिंग में पीछे उन्होंने लोहे की सीढ़ियां लगाई होती थी जो स्ट्रेचेबल होती थी, खींच के आप चढ़ जाते थे, उतर जाते थे। अब वो सब खत्म हो गई क्योंकि लॉ ये बोलता है एक्सटर्नल सीढ़ियां सेफ नहीं है। तो अब जितनी बिल्डिंग बनी है थ्रू आउट, आप मिडिल ईस्ट जाके देखें, आप अमेरिका में जाके देखें, तो अब वो एक्सटर्नल सीढ़ियां नहीं है। आज भी मैं लोगों से मिलता हूँ, कहता हमने बाहर से सीढ़ने की रिकमेंडेशन दी है, 2 एग्जिट बना लिए। तो कहने का मकसद है कि पुरानी चीज को फॉलो करेंगे तो आप फिर 100 साल चीज को फॉलो कर रहे हैं। अब लॉ आपके 2016 के हैं, 10 साल आपको इम्प्लीमेंट हो गए, आप किसी से बुला के वर्कशॉप कराएं, आप चीजें देखें और समझें, क्योंकि लोकल एनएफपी चैलेंजेबल है कोर्ट में। अगर आपकी वायलेशन है, कोर्ट मुझे बुला के पूछता है डॉक्टर साहब जरा मुझे 2 लाइनें समरी लिख दी कि हमने इसका रिपोर्ट बनानी है, ये हमने XYZ करना है। कभी थाने से फोन आता है कि सर फायर की FIR काटने जरा आप गाइडलाइन देते हैं। मतलब अगर मैं देखा जाए पूरे सिस्टम को मैं देख रहा हूँ, मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला आरिफ अलीफ साहब से फॉर द फायर सेफ्टी। उसके बाद मुझे 5 गोल्ड मेडल मिले हैं हमारे कमिश्नर कराची में रकेबल मेमन से। इसके बाद मैंने बेइंतहा गवर्नमेंट का काम करा है, मतलब आई कैन नॉट गिव कि मैंने कहाँ काम करा है। सही। मैंने वहाँ काम करा है जिन्होंने समझा कि ये लास्ट लाइन है फायर के लिए हमें फॉलो करना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं इमरान भाई कि क्या 2016 के कानून के मुताबिक कुछ बिल्डिंग्स कराची में ऐसी हैं जो कानून पे अमल दरामद कर रही हैं?
देखिए, इसकी अगर पैरामीटर देखा जाए तो वो बिल्डिंग है जिनके पास इंटरनेशनल कंपनीज है। लेट्स से हम आपके बिल्डिंग्स की पास, बात करते हैं, हम फैक्ट्रीज की भी बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बिल्डिंग्स के अंदर जैसे जो इंटरनेशनल लेवल लेके चली है, लेट्स से इमार होगी, उनकी कंसल्टेंसी में कर रहा हूँ, दे आर क्वालिफाइड फ्रॉम द यूएई। सही। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई, मैंने उनको बोला ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो लोकल वालों ने यूएई को भेजा कि ये एफएलएस वो बोल रहा है, मतलब जो एफएलएस बोले वो लास्ट लाइन है, वो करो जो कह रहा है। सही। तो इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर जो हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं, जो अच्छी बिल्डिंगें बन रही हैं, उन्होंने बीच में 2-4 मीटिंग में मुझे बुलाया था, जिसमें उन्होंने आर्किटेक्ट बाहर से बुलाया था सही। कि बाहर का आर्किटेक्ट है, तो समझाया था। मैंने उसे जब डिबेट की, उसने कहा भाई लोकल लॉ इंटरनेशनल आप अच्छा समझते हैं, कंडक्ट आप करें। सही। तो कहने का मतलब है जो हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, जो नाम लेके बेची है, जो एक लोगो लेके चल रही है, वो तो कंप्लायंस पे आ रही है। और वो कितने परसेंट होंगी वो बिल्डिंग्स? पूरे 1%, 2%? अगर पूरे कराची की बात करें तो 0.5%। 0.5%। अभी भी जो बन रही है उनकी कहानियां बहुत अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंट होता मुझे नजर नहीं आता। अब सारी बात ये है कि हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, उसमें लाइफ सेफ्टी है, लाइफ सेफ्टी के अंदर आपके मतलब हम पैरामीटर। कराची को कहें अगर तो हाई राइज बिल्डिंग का जंगल है एक। मतलब हम घर बहुत कम देखते हैं, हम हाई राइज बिल्डिंग ही देखते हैं, मतलब फ्लैट सिस्टम जो है बहुत ज्यादा है। अब आप देखिए ना, इसके अंदर जो मैंडेटरी है वो ये है कि आपने पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पर स्क्वायर फीट की चीजें बेच दी हैं। इसमें सही। 2 एग्जिट क्या है, लॉ क्या कहता है कि एग्जिट इतनी बीट की होनी चाहिए कि 2 बंदे आपस में टकराए नहीं। सही। फायर फाइटर ऊपर चले जाए, ऑक्यूपेंट नीचे उतर जाए। तो क्या आप जाके देखिए स्टेयरकेस इतने चौड़े हैं। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, मैं कितनी जगह गया हूँ, मुझे 50% क्वालिफाई मिले, 50% नॉन क्वालिफाई मिले, जो एग्जिट स्केप रूट है। सही। कुछ ने तो स्केप रूट टेरिटरीली 2-4 उन्हीं को दे दिए कि ये स्टेयरकेस इन्हीं की ही है, इसके ऊपर की एंट्रेंस भी बंद है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहने का मकसद ये है कि प्रायोरिटी चलती है, जो पैसा देगा ना उसके लिए ऑल्टर हो जाएगा। ऐसा ही है। तो अगर किसी ने डिजाइन के अंदर बनाए भी हैं, तो इम्प्लीमेंट बनाते हुए, करेक्ट करते हुए वो चीजें फिट नहीं हो सकी। अब जो नॉर्मल सिस्टम प्रैक्टिस रह गई है, प्रैक्टिस ये रह गई है कि फायर फाइटर को, म्यूनिसिपैलिटी को, WW2 को और बाकी जो भी पाकिस्तान के अंदर है, उनको अथॉरिटी दी है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट से मतलब कोर्ट ने, कि आप जाएं और जाके इस आग लगने की चीज को रोक के असेसमेंट करें। एक लेटर निकला हुआ है जो कि हर फायर इंस्टीट्यूट जाके यूज कर रहा है कि भाई ये हमें देखना है, हमें असेसमेंट करना है, इट्स अ गुड पार्ट। वो कुछ चीजें हाईलाइट करते हैं तो पुरानी बिल्डिंग में चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने कोई समझे कि, क्योंकि मैंने कहा 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो महीने में मैं 2 बिल्डिंग भी घूम के आता हूँ, तो महीने की साल की 50 बिल्डिंगें बनती हैं, तो 10 साल के अंदर 500 बिल्डिंगें बनती हैं। मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। सही। सही। तो 500 बिल्डिंगों में से शायद मेरे ख्याल में 5 बिल्डिंगों ने, मतलब आपको बता रहा हूँ कि रेशियो 5% पर है, कि शायद 5 लोगों ने फायर पंप लगाया और हाइड्रेंट लगाया, स्प्रिंकलर लगाया, बाकी सबने कहा हम देखेंगे, करेंगे, बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अच्छा नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं आपको।